हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आपके मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में आपके नए मनोविज्ञान का सिद्धांत लेकर आए हैं, जिसमें यह वीडियो मनोविज्ञान का सबसे पसंदीदा टॉप ट्रेंडिंग चैप्टर आपका कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। और याद रखिएगा, इस चैप्टर से ही 10 क्वेश्चन पेडागोजी में पूछे जाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट तथा पेडागोजिकल दोनों तैयार करने हैं इस टॉपिक से। तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को पिक्चर के साथ रिलेट करते हुए समझाएंगे और एंड में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सबसे कठिन सिद्धांत को हम बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, बस आप अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिएगा। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक को, स्किनर को, पॉलाव को, आपके ब्लूम वर्गीकरण के सभी को हम कवर कर चुके हैं। आपके नोट्स तैयार हो गए होंगे। तो आज हम डालेंगे नई हेडिंग अपनी कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत में हम जितनी भी अवस्थाएं हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, कौन सी अवस्था में किस वर्ष का क्राइटेरिया दिया गया है, या क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन जाने बनेंगे, तो इन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले आप डालिएगा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है, या नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, या कोलबर्ग के सिद्धांत को क्या कहते हैं। याद रखिएगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत के जो जनक हैं वो हमारे कोलबर्ग हैं। तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट आज नोट करना है कि आपका पूछा जाता है कि कोलबर्ग किस कंट्री से रिलेट करते हैं या कोलबर्ग किस कंट्री के मनोवैज्ञानिक हैं। तो आपको याद रहना है कि यहाँ पे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। तो अमेरिका से आपको और भी 2 पॉइंट यहाँ पे कवर करा दे रहे हैं कि आपके जो थॉर्नडाइक हैं और स्किनर हैं वो भी मनोवैज्ञानिक आपके अमेरिका के रहने वाले हैं, और आपके जो कोलबर्ग हैं वो भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। अब आपको सेकेंड पॉइंट नोट करना है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोलबर्ग किस लिए फेमस हैं, तो आप बता दीजिएगा कि वो अपने नैतिक विकास सिद्धांत के लिए फेमस हैं। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि पियाजे का सिद्धांत भी तो विकास का सिद्धांत है। उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि उम्र के साथ विकास होना ही हमारा विकास कहलाता है। तो यहाँ पे विकास का सिद्धांत जाएगा हमारा जीन पियाजे के साथ, लेकिन अगर नैतिक की बात करें तो कोलबर्ग आपका आंसर जाएगा। फिर आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट नोट करना है कि उन्होंने नैतिक की अवस्था का सिद्धांत, यानी कि उन्होंने अपने नैतिक के सिद्धांत में उन्होंने अवस्थाएं भी बताई हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट कवर हो गए। एक आपके कंट्री का नाम हो गया कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, दूसरा उनके सिद्धांत का क्या नाम है, और तीसरा कि इनके सिद्धांत को नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम इनकी सभी अवस्था को कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट अब आपको नोट्स में लिखना है कि आप कोलबर्ग से रिलेटेड और क्या जानते हैं। तो कोलबर्ग को बता दें कि सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने 1969 ईस्वी में दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत में 1981 और 1984 में संशोधन किया था। तो यहाँ पे आपसे संशोधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है, बस आपको याद रखना है उनकी अवस्थाएं, उनके कंट्री का नाम और उनके सिद्धांत का नाम, बस इतने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। लेकिन अगर कोलबर्ग आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना नैतिक का सिद्धांत किस वर्ष दिया था, 1969 में, और संशोधन कब किया था, एक बार 1981 में और दूसरी बार 1984 में। नेक्स्ट अब आएंगे कि डिटेल में देखेंगे सिद्धांत को कि नैतिक व्यवहार जो होता है हमारा जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। तो सभी को पता होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नैतिक के बारे में, आपके मॉरल्स के बारे में रिलेट करके आप बता भी सकते हैं कि जो हमारी नैतिकता होती है वो हमें जन्म से नहीं आती। अगर आपने किसी शैशवावस्था में किसी बच्चे को देखा होगा तो उसको यह नहीं पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। उसके लिए वही परिवेश में जो सीखना होता है वही उसके लिए वैल्यूज़ होती है, उसी लिए मॉरल्स हो जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जाता है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि अपने सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। बच्चा जैसे जैसे अपने परिवेश में आता है वैसे वैसे वो चीज़ों को सीखता जाता है और वैसे ही उसके अंदर नैतिकता आती जाती है। सबसे पहला वो उसका सामाजिक परिवेश उसके परिवार में होता है,
वो अपने माता-पिता को देखकर चीज़ों को सीखता है कि मॉरल वैल्यूज़ को सीखता है कि कैसे बड़ों का आदर करे, कैसे छोटों का आदर करे, कैसे व्यवहार करे, कितने प्यार से बात करे, ये सब चीज़ें बच्चे देख कर ही सीखते हैं। उसके बाद वो विद्यालय में जाता है, अपने टीचर्स को दे आदर्श मानता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं नैतिक व्यवहार में, वो सामाजिक परिवेश से सीखकर अर्जित की जाती। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नैतिक व्यवहार जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि यह जन्मजात नहीं होती है, लेकिन इसे अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट में हेडिंग डालनी है कि नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं या कोहलर के विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं। तो यहाँ पे बता दें कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, उन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितनी अवस्थाएं हैं नैतिक विकास सिद्धांत की, तो 3 अवस्थाएं, लेकिन चरण कितने हैं? 6 चरण हैं। यहाँ पे इन दोनों में बहुत फर्क होता है। कभी कभी आपसे अवस्थाएं पूछ लेते हैं और कभी कभी आपसे चरण पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हर एक अवस्था में, यानी कि आपकी जो पहली अवस्था है उसके अंदर 2 चरण है, फिर आपकी दूसरी अवस्था है उसके अंदर 2 चरण है, फिर आपकी तीसरी अवस्था उसके अंदर 2 चरण। तो टोटल कितने चरण हो गए आपके? 6। तो कहीं कहीं आपसे जो अवस्थाएं होती 6 मान ली जाती हैं और कभी कभी 3 अवस्थाएं। तो आपको ऑप्शन में 3 या 6 दिया होगा। तो जब 3 पूछा जाए तो 3 अवस्थाएं बताइएगा, जब 6 अवस्था पूछी जाएंगी तो 6 चरण बताइएगा। तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि कोहलबर्ग का जो नैतिक का सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो कोहलबर्ग के बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो जैसे कि जीन पियाजे ने अपने बच्चे पर, अपने खुद के बच्चे पर प्रयोग किया था, इसी तरह कोहलबर्ग ने 20 साल तक बच्चों के, यानी कि दूसरे बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था और फिर उन्होंने अपना कंक्लूजन, यानी कि अंत में बताया कि जो नैतिक विकास होता है उसको सिर्फ 6 चरण होते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चों के अंदर कैसी, किस प्रकार की नैतिक विकास किस उम्र में आती है। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो साक्षात्कार, यानी कि जब आप चीज़ों को कवर कर लेते हैं, 20 साल तक आप प्रयोग किए, उसके अंत में जो आपका रिजल्ट आता है उसके प्रयोग पे बताया उन्होंने कि नैतिक विकास के 6 ही चरण होते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं बहुत ही ईजिली। उसके बाद इन्होंने बताया इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होता है। यानी कि जो 6 चरण होते हैं, जब बच्चा स्टार्टिंग चरण में, यानी कि पहली अवस्था में होता है, तो उससे बेहतर वह दुविधा को सुलझाने में दूसरी अवस्था में कर पाता है, क्योंकि वो उसकी जानकारी, उसकी उम्र दोनों का उसका अनुभव हो जाता है, नैतिकता का अनुभव हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में वो अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है, उनमें समझ आ जाती है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी कि जो 6 अवस्थाएं बताई हैं, बोला इन्हीं 6 अवस्थाओं पर पूरा नैतिक हमारा बेस है, यानी कि आधार बना गया है। बोला कि इसी पे पूरा हमारा आधारित है, इसलिए हमारा जो 6 चरण है इसी से हम बता सकते हैं कि बच्चे में कौन सी उम्र में कौन सा विकास हो रहा है नैतिक का, या किस तरह से विकास हो रहा है, नैतिक का विकास है या अनैतिकता का विकास है। और इसको जो पहचानना होता है वो बहुत ही ईजिली पहचान सकते हैं। इसमें कोई आपका कोई कठिन कार्य या कोई आपका अनुभव नहीं होता है। आप ईजिली बता सकते हैं कार्य को देखकर कि बच्चा किस एज में है और कौन सी नैतिकता के चरण पे है। आई होप यहाँ पे आपको नैतिक विकास से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको नैतिक विकास कैसे बताना है, किस चरण में बताना है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि नैतिक विकास का अर्थ क्या है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास क्या है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो नैतिक व्यवहार जो होती है वो हमारी जन्मजात नहीं होती, ये हम बता चुके हैं आपको कि जो भी हमारी नैतिक व्यवहार होती है वो जन्म से नहीं, बल्कि हम अपने अनुभव, अपनी उम्र के साथ उसको अर्जित करते हैं। उसके बाद सेकेंड है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। यानी बच्चा जब परिवार में होता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर समाज में जाता है, तो जैसे जैसे उसका परिवेश बदलता है वैसे ही वैसे वो अनुभव के साथ चीज़ों को अर्जित करता है और उसमें सुधार भी करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। तो यहाँ पे अनौपचारिक का अर्थ होता है वह शिक्षा जो बच्चा किसी निश्चित स्थान पर ना लेकर अपने पड़ोस से या घर पे जो शिक्षा लेता है उसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि सर्वप्रथम बालक का जो अनौपचारिक रूप से विकास होता है वह अपने परिवेश में यानी कि परिवार में होता है, माता पिता भाई बहनों के बीच या पड़ोस पे। तो यहाँ पे नैतिक विकास का पहला ही चरण आपका अनौपचारिक रूप से हो जाता है। नेक्स्ट बोला गया है, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा बुरा का आचरण समाज में सीखता है। इसके लिए कहा जाता है कि विकास की यह प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे ये नहीं पता होता है क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या उस नैतिक का अर्थ क्या है, नैतिक क्या कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये सब चीज़ों को वो धीरे धीरे अपने परिवेश में अपनी अनौपचारिक रूप से माता पिता के साथ रहकर या भाई बहनों के साथ देखकर या टीचर्स को देखकर वो फॉलो करने लगता है, उसके अंदर अपने अपनाने लगता है। तो उसके अंदर जो नैतिक आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को देख कर सीखता है, और नैतिकता क्या होती है उस दोनों में फ़र्क वो भी समझने लगता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि जन्मजात होती है अर्जित होती है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। यह पूछा जाए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर नैतिकता होती है या नहीं होती है, या शैशवावस्था की उम्र में नैतिकता पाया जाता है या नहीं। तो सीटेट में आपके बहुत बार पूछा गया है कि जन्म के समय बच्चे में क्या नहीं पाया जाता है, तो आपका एक ऑप्शन होता है नैतिकता। तो याद रखिएगा कि बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके अंदर नैतिकता यानी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं आपकी अवस्थाएं, कि हर अवस्था में आपकी जो 3 अवस्थाएं हैं उसके अंदर आपके 2 चरण हैं, यानी कि टोटल आपके 6 चरण हैं। उन सभी को हम एक-एक करके पॉइंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट अब आपको हेडिंग डालनी है कि कोलबर्ग का जो नैतिक के सिद्धांत है उसकी अवस्थाएं क्या हैं। तो पहली आपकी जो अवस्था है उसको कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी कि प्री कन्वेंशनल आपकी स्टेज होती है। तो यहाँ पे आपसे उम्र भी पूछ लेते हैं कि पूर्व परंपरागत अवस्था की उम्र क्या होती, तो याद रखिएगा, नोट करिएगा कि 4 से 10 वर्ष को ही हम पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। सेकेंड है आपकी परंपरागत अवस्था, तो आपकी उम्र होती है 10 से 13 वर्ष तक की उम्र को हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, यानी कि आपकी परंपरागत अवस्था कहते हैं। और लास्ट है आपका उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी आपकी 13 वर्ष से जो अधिक उम्र होगी उसको उत्तर परंपरागत अवस्था कहेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो नैतिकता होती है वो शुरुआत होती है 4 वर्ष से, यानी कि जन्म के समय से लेकर 3 वर्ष तक आपके अंदर नैतिकता वैल्यू नहीं आती है, यानी मॉरल वैल्यूज़ आपको नहीं पता होता है क्या अच्छा है क्या गलत है। धीरे धीरे जब 4 वर्ष में आते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर पूर्व परंपरागत अवस्था शुरू होती है जो 10 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आती है परंपरागत अवस्था जो 10 से 3 वर्ष यानी कि 13 वर्ष तक चलती है। फिर लास्ट आपकी आती है उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी कि बाद की पोस्ट अवस्था जो होती है वो 13 वर्ष से जितनी भी अधिक आपकी उम्र होगी वो आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहलाएगी। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। अब सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी आपकी पूर्व नैतिक स्तर। तो यहाँ आपको पता है कि आपकी 4 से 10 वर्ष क्या कहलाती है, पूर्व नैतिक स्तर, यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था। तो यहाँ पे एक वर्ड और याद रखिएगा कि इस उम्र को यानी कि इस स्तर को कहते हैं बाल्यावस्था। क्यों कहते हैं, क्योंकि 6 से 12 की जो उम्र होती क्या होती है, हमारी बाल्यावस्था होती है, और 4 से 10 जो है वर्ष हमारा इसी के अंतर्गत आता है। जब इसी के अंतर्गत आता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है या पूर्व नैतिक जो स्तर होता है वो हमारी बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपके पहली अवस्था में कौन से 2 चरण होते हैं, तो पॉइंट बना के लिखिएगा। पहले आपकी जो चरण है वो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। उसके बाद सेकेंड आपका अहंकार की अवस्था। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं हमारे जो दोनों चरण हैं वो हमारे 4 से 10 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। तो ये क्या है, किस तरह से कार्य करता है, कैसे ये आपको याद रखना है, तो आगे इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पूर्व नैतिक स्तर के अंदर आपको पहला पॉइंट लिखना है आज्ञा एवं दंड की अवस्था।
तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था में आपको बता दें कि जो कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए दंड से बचने के लिए। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो होती है वह हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था में आती है। तो आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बच्चा किसी कार्य को करने से डर रहा है कि उसे इस कार्य के करने पर पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा, या कार्य को करने से कहीं उसे दंड ना मिल जाए, तो यह कौन सी अवस्था होती है। तो आपको बता दें कि आज्ञा का स्तर हो या दंड की अवस्था हो, जो भी आपसे पूछा जाए तो वो आपकी पूर्व नैतिक अवस्था में आएगी, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था में आएगी। तो फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं। यानी कि किसी भी बच्चा है, कोई भी आपका 4 से 10 वर्ष का बच्चा होगा तो आप क्या करते हैं, उसको आज्ञा दे देते हैं कि जाओ पानी लेकर आओ, अभी तुम्हारे 2 घंटे हैं, 2 घंटे में तुमको होमवर्क खत्म करना है। या टीचर्स ने कह दिया कि जाओ ये कार्य दूसरी क्लास में करके आओ, या कोई भी आज्ञा दे दिया। तो आज्ञा देने का जो कार्य होता है, उसके बाद बच्चा वो कार्य करता भी है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर मैंने बड़ों की बात नहीं मानी या मुझे कार्य दिया गया नहीं किया तो हो सकता है मुझे पनिशमेंट मिले। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जो पहली अवस्था है आपकी, उसके अंदर आपका जो पहला चरण है बच्चों का पूर्व परंपरागत में अवस्था में आपका, कि बच्चों का जो आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है वो हमारे पहले ही आपके चरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका जो सेकंड आपका जो चरण है वो है अहंकार की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ ईगो। तो जिसमें कहा गया है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है, यानी कि बच्चा उम्र के साथ, अनुभव के साथ चीज़ों के अंदर, उसके अंदर जो होता है व्यवहार में मैच्योरिटी आने लगती है। तो यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह अहंकार की अवस्था कहलाएगी। यानी कि बच्चे को भूख लगी थी और उसने फ्रिज से कुछ भी खा लिया, यानी कि जो कुछ रखा था चॉकलेट चुरा के खा ली, और उसके माता पिता ने पूछा कि चॉकलेट किसने खाई, तो उसने कह दिया हमने नहीं खाई। तो लेकिन उसने खाई थी क्यों, उसको भूख लगी थी, उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए झूठ बोल दिया। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है कि अहंकार की अवस्था कौन सी होती है। तो आपको पता होना चाहिए, भूख लगने पर चुरा कर खा लेना, तो ये क्रिया अहंकार की अवस्था में आएंगी। यानी कि बच्चा जो चीज़ों को अपने मन से करने लगता है और चीज़ों को छुपाने लगता है, तो वह अवस्था भी हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था में आती है। तो यहाँ से आपके 2 चरण कवर हो गए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए नैतिक स्तर अवस्था में क्या आता है, तो पहला आपका आज्ञा एवं दंड होता है और दूसरा उसके अंदर आता है अहंकार की अवस्था। उसके बाद आप सेकंड अवस्था आती है आपकी परंपरागत अवस्था। तो परंपरागत नैतिक अवस्था की उम्र क्या होती है, 10 से 13 वर्ष की। तो इसमें भी हमारे 2 चरण होते हैं। पहली चरण होती है प्रशंसा की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। सेकंड होता है आपका सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो यहाँ पे जो बच्चों के अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, तो उसके अंदर प्रशंसा की अवस्था आ जाती है और उसका समाज में आना जाना, लोगों से मिलना जुलना और परिवेश में अनुभव उसका बढ़ता जाता है। इसलिए आपका जो सेकेंड स्टेज में आपके 2 जो चरण आते हैं, वो एक प्रशंसा की अवस्था हो जाती है और दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो आपको पहली हेडिंग डालती हैं कि प्रशंसा की अवस्था क्या होती है। तो इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उनकी प्रशंसा करने के लिए करता है। यानी कि बच्चा जो कार्य करता है उसका मोटिव होता है कि अगर मैं ये कार्य कर लूँगा तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझसे प्राउड फील करेंगे। तो कहीं न कहीं स्कूल में बच्चे जब क्लास में फर्स्ट आते हैं तो अंदर से उनके अंदर प्राउड होता है, अंदर से ही उनको अलग ही फीलिंग होती है कि हो सकता है मेरे माता-पिता इससे खुश हो जाएँ। अगल-बगल आपके पड़ोस के रिश्तेदार आपकी तारीफ़ करेंगे, तो कहीं न कहीं ये सब आप माइंड में रख के और अच्छे से मेहनत करने लगते हैं। तो यही आपकी जो प्रशंसा की अवस्था होती है, आपकी सेकंड अवस्था होती है, यानी कि परंपरागत अवस्था होती है। फिर आगे बोला गया है कि दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। यानी कि बच्चा जब समाज के सदस्यों के साथ उनकी अपेक्षाएं, यानी कि उनकी तारीफ होने लगती है, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें स्वीकृत करने लगते हैं। उन्हें समाज में मान लिया जाता है कि वो समाज के एक हिस्सा हैं। तो बच्चों को और अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है कि चीज़ों को और हमें अच्छा करना है, ताकि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमारी तारीफ करें। लास्ट है आपका, इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं।
तो बच्चों के लिए जो प्रशंसा होती है वही मायने रखती है, जो उसके बस दोस्त तारीफ़ करते हैं। जब उसका टीचर उसकी तारीफ़ करता है, जब उसके माता-पिता उसकी तारीफ़ करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, वही कार्य हमारा उचित है, उसी को हमें करना है, आगे भी करते रहना है। उसी को अपना नैतिकता का रूप दे देते हैं, बोलते हैं कि जो हमारा कार्य है, उसी को आदर्श रूप मान लिया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसको करने से हमें तारीफ़ मिल रही है। तो बच्चे जो 10 से 13 उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनका जो पहली नैतिकता पहचानने का जो कारण होता है, वो प्रशंसा की उम्र होती है। क्योंकि आज्ञा और एवं दंड की जो अवस्था होती है, वो हमारी पहचानने की, वह पहली अवस्था में आती है आपकी। उसके बाद आपकी आती है सेकंड अवस्था, और उसके बाद आपकी सेकंड अवस्था में जो पहला आपका जो चरण है, वो प्रशंसा की अवस्था हो जाती है। फिर उसके बाद सेकंड आपकी जो चरण होती है, उसमें बच्चा क्या करता है कि सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था करने लगता है। तो आपको हेडिंग डालनी है सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो इस चरण में क्या कहा गया है कि नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो नैतिक विकास की जो उप अवस्थाएँ हैं, यानी कि आपकी जो 3 चरण हैं, यानी कि 3 अवस्थाएँ, उसके अंदर जो उप चरण हैं, यानी कि आपकी जो उप अवस्थाएँ हैं, उनको जो महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन्हीं कारक के द्वारा आपकी अवस्थाओं को आप पहचान सकते हैं, बहुत ही ईज़िली बता सकते हैं कि बच्चा किस उम्र में है। अगर इस तरह के प्रश्न कर रहा है या इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो आप एग्ज़ाम में भी बता सकते हैं कि कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कोलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाती है। उसके बाद इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि उसकी प्रशंसा करता है, और वह समाज को स्वयं तक लक्ष्य मानने लगता है। तो उसको लगता है कि हमें जो कार्य करना है, अगर इन लोगों को हमने खुश कर दिया, ये लोग हमारी तारीफ़ करने लग गए, तो यानी कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। तो कहीं न कहीं जो आपकी समाज में व्यवस्था के लिए सम्मान होता है, या आप प्रशंसा के लिए जो कार्य करते हैं, वो आपकी उम्र, आपकी परंपरागत उम्र कहलाती है, यानी कि आपकी सेकंड स्टेज कहलाती है। उसके बाद आती है आपकी लास्ट स्टेज। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है थर्ड अवस्था आपकी, यानी उत्तर परंपरागत अवस्था। इसके अंतर्गत आपके 2 चरण हैं। पहला आपका चरण है समाज के साथ संबंध, और दूसरा चरण है आपका सार्वभौमिक संबंध। तो ये आपसे पूछा जाए कि समाज के साथ जब बच्चा संबंध रखने लगता है, तो कौन सी उम्र में आता है, यानी कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चा आता है, तो आपको बताना है कि 13 वर्ष के बाद, यानी कि आपका पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है, वह बच्चा समाज के साथ संबंध रखने लगता है। उसके अंदर यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सार्वभौमिक संबंध आ जाता है। तो पहला हेडिंग आपको डालना है कि फर्स्ट चरण जो आपकी थर्ड अवस्था की है, वह समाज के साथ संबंध है। तो कोई भी बालक जब इस अवस्था में समाज के प्रति इच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता है कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। तो यह संबंध बनाने के लिए जब बच्चे वो कार्य करने लगते हैं कि हम उनके भले के लिए कार्य करें, ऐसा ना हो कि हम ऐसा कार्य करें कि हमारा संबंध टूट जाए, समाज में हमें वैल्यू ना मिले। तो इस तरह से जब आप रिलेशन रखने के लिए, आप एक दूसरे से जुड़ने के लिए जब कार्य करने लगते हैं, तो आपकी परंपरागत उत्तर परंपरागत अवस्था हो जाती है, यानी कि समाज के साथ आपका संबंध हो जाता है। उसके बाद आप जब पहचान सकते हैं एक सार्वभौमिक संबंध से कि इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। यह सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है, क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन संबंध में जब बच्चा समाज से भी बढ़कर अपना कार्य करने लगता है, उसको लगता है समाज में नहीं, इससे ज़्यादा भी हमें लोगों के साथ अपना नाम करने की प्रशंसा के लिए कार्य करना है। यूनिवर्सलाइजेशन उसको लगने लगता है करने के लिए। तो बच्चा क्या सोचता है कि इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, और वो अंतर करने लगता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वह सोचता है कि क्या बेहतर है उसके लिए, और कितना बेहतर कर सकता है। तो कहीं न कहीं ये 3 आपकी अवस्थाएँ थी, जिसमें आपके टोटल 6 चरण पढ़े हमने। तो पहले आप बताइएगा, पहले चरण में आपने क्या पढ़ा? तो पहले में आपने आज्ञा व दंड पढ़ा। उसके बाद आपने कहा कि पहले ही आपकी अवस्था में, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था में ही आपकी अहंकार की अवस्था आ जाती है। फिर नेक्स्ट जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की उम्र में आता है, तो उसके अंदर आ जाती है प्रशंसा की अवस्था। वह कार्य करने लगता है प्रशंसा के लिए। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था करने लगता है कि समाज में उसकी प्रशंसा की जाए, तो कार्य करने लगता है।
उसके बाद जब थर्ड अवस्था आती है तो बच्चा संबंध बनाने लगता है समाज में, उत्तर परंपरागत में अस्वाभाविक संबंध बनाने लगता है, यानी कि समाज से भी बाहर उसको लगता है कि एक दुनिया है, वहाँ भी उनको प्रशंसा चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग और उसकी तारीफ करें। तो ये थे आपके 3 अवस्थाएँ। आई होप आपको पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको कोलबर्ग के सिद्धांत का पता होना चाहिए। आपको उनकी तीनों अवस्थाएँ पता होनी चाहिए, उनकी उम्र पता होनी चाहिए कि आपकी पहली उम्र होती है 4 से 10, फिर 10 से 13 और 13 के बाद की थर्ड अवस्था। उसके बाद आपकी कितनी अवस्थाएँ होती? 3 और टोटल कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो इतने और 6 में आपके कौन-कौन से पॉइंट होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो एग्ज़ाम में आपके यहीं से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एक ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको लिए जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन एक बार में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉरेंस कोलबर्ग के कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सुदृढ़ीकरण सिद्धांत का, या नैतिक विकास का सिद्धांत का, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या अनुलंघ सिद्धांत का? तो अभी हमने पढ़ा कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसकी 3 अवस्थाएं थी, तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कोलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 होती हैं, 7 होती, 5 होती हैं, 6। तो यहाँ पे 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपकी पता है कि आपकी 6 अवस्थाएँ टोटल होती हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। अगर आप सिर्फ 3 पढ़ के जाएँगे तो आपको कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में लगेगा कि आपका ये क्वेश्चन गलत है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा-सा टाइम यूज़ करके आप उसको डिटेल में पढ़िए कि आपके हर एक अवस्था के अंदर 2 चरण होते हैं, इसलिए टोटल आपकी जो संख्या बन जाती है वो 6 बन जाती है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर हैं? तो अभी आपने बताया कि 3 स्तर होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है पूर्व परंपरागत अवस्था, फिर होता है परंपरागत अवस्था और एक होता है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो ये आपकी 3 अवस्थाएँ हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोलबर्ग के नैतिक चरणों में कौन सा सिद्धांत है? तो आप सभी को पता है कि बच्चा जब प्रशंसा के लिए, प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है, तो वो आपके दूसरे चरण में आता है कि बच्चा ऐसे-ऐसे कार्य करने लगता है, उसको लगता है कि जब मैं ये कार्य करूँगा, तो हमारे लोग हैं, समाज है, हमारी तारीफ़ करेगा। तो आपके प्रोत्साहन की जो माँग करता है, वो आपके सेकंड चरण में करता है, इसलिए आपका 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, तो नैतिक विकास की किस चरण को दर्शाता है? तो किसी भी कार्य को हम जब इसलिए करते हैं कि समाज हमारी प्रशंसा करेगा, हमें स्वीकृति देगा। तो आप भी पढ़ा आपने कि आज समाज के प्रति आपकी जो स्वीकृति होती है वो आपका परंपरागत अवस्था में आता है, यानी कि आपका सेकंड अवस्था क्या सेकंड चरण था आपका। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि प्रथागत, यानी कि आपका परंपरागत अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास में 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन है? सामाजिक अवस्था बनाए रखना, या अच्छे पारस्परिक संबंध, या सामाजिक अनुबंधन, या व्यक्तिगत अधिकार, या आज्ञा और दंड। तो अभी हमने पढ़ा कि आपका जो 6 चरण में से जो पहला चरण होता है वो आपका आज्ञा एवं दंड होता है, इसलिए जब तक आप डिटेल में सारे चरण नहीं पढ़ेंगे तो आप एक भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो 6 चरण में पहला चरण था वो आपका आज्ञा एवं दंड था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा वो पूर्व के साथ जाएगा, कि औपचारिक संक्रियात्मक के साथ जाएगा, या उत्तर पारंपरिक अवस्था पे जाएगा, या पारंपरिक अवस्था पे जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब निर्णय केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित हो, तो आपका जो आंसर जाएगा वो पूर्ण परंपरागत अवस्था पर जाएगा, यानी कि बच्चा जब भी आपकी अहंकार की अवस्था पूछे, यानी कि बच्चा जो चोरी करता है अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पूरे करने के, अपनी आवश्यकता को पूरे करने के लिए करता है, यानी कि वो चीज़ों को चुरा लेता है लेकिन बाद में झूठ बोल देता है कि हमने नहीं चुराया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार यानी कि ईगो का भाव आता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव होता है अपनी आवश्यकताओं धारणाओं पर ही आधारण होना, यानी कि अपनी उद्देश्य को पूरा करना। इसलिए आपका जो 7 का राइट आंसर जाएगा वो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित क्या करता है? तो अच्छा लड़की आपका
परंपरागत अवस्था यानी कि आपकी सेकंड स्टेज होती है कि लड़कों की जो एज होती है या लड़कियों की जो एज होती है 10 से 13, उससे प्रशंसा का भाव होता है। उनको लगता है कि मैं अच्छा हूँ, खराब हूँ या बुरा हूँ, या जो भी लोग हमारी तारीफ़ करें, तो प्रशंसा का जो भाव आता है वो आपकी सेकंड स्टेज में आता है, यानी कि परंपरागत नैतिकता में आता है। नेक्स्ट आपका 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो आपका प्रस्तुति अवस्था होगा, या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास होगा, या मूर्त संज्ञात्मक अवस्था होगा, या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था होगा। तो यहाँ पे जो आपका समाज में प्रशंसा के लिए एक अवस्था होती है नैतिक की, वह आपका जाएगा सेकंड के साथ, यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि बच्चा सोचता है कि अभी मुझे समाज के साथ संबंध बना के रखना है या हमारा सार्वभौमिक संबंध बनाना है। तो यहाँ पे आपकी कोलबर्ग का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रोहित ने अजय के डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। तो यह कथन कोलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन है? तो यहाँ पे बच्चा जब दंड और आज्ञा का भाव आता है तो पहला ही स्तर हो जाता है, यानी का आपका पूर्व परंपरागत अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नैतिक तार्किकता कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डैश पर क्या निर्भर करता है? संदर्भ, भावाद्दीपक, या परीक्षण, या विकास के चरण। तो नैतिक तार्किकता आपका जो तार्किक होता है वो कोलबर्ग के सिद्धांत के विकास के चरण पर निर्भर करता है, यानी कि आपकी जो नैतिक विकास होता है उसी पे आपका तार्किक भी निर्भर करता है कि जैसे जैसे आपका अनुभव और उम्र होगी वैसे ही आपका तार्किक यानी कि निर्भर करता रहेगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज का आपके कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कोलबर्ग के अनुसार जब बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना हो तो उनको नैतिक मुद्दों पर बैठा के यानी कि क्लास में उस पर चर्चा करनी चाहिए, उससे रिलेटेड कार्य करने चाहिए, खेल करने चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। तो ये था हमारा कोलबर्ग से आपका पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कौन कौन सी अवस्थाएं थे, कौन कौन सी चरण थे, चरण में किस प्रकार के किस उम्र के बच्चे कार्य करते हैं, किस कौन सी एज में किसको कितना क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये आपका टॉपिक पूरा यहाँ पे कवर हो गया है। आगे हम ऐसे ही आपके सारे मनोवैज्ञानिक को कवर करा देंगे एक आपको पॉइंट टू पॉइंट पिक्चर के साथ, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपने अभी तक स्किनर, थॉर्नडाइक, पॉलॉय इन सबको नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड में। इसलिए आप चैनल से बने रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।